हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं नरेंद्र कुमार, आपका पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आज आपको जो आप पाठ्य पुस्तक भारतीय संविधान, तो इसका जो 5वां अध्याय विधायी का ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पिछले अध्याय में बच्चों हमने चुनाव का महत्व, चुनावों के लिए अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। और जो विधायिका होती है, विधायिका बेटा जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा बनती है बेटा, और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी: विधायिका का महत्व और संसद के कार्य और इसकी शक्तियां, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है और संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमें संसद क्यों चाहिए। प्यारे बच्चों, विधायिका यानी राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक प्रकार अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और इसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है और फिर इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। तो प्यारे बच्चों, हम इन थोड़े से कुछ समाचारों को पढ़ेंगे और ये देखेंगे यदि विधायिका ना होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही। 28 फरवरी 2002 को केंद्रीय वित्त मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्ताव में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4,830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। 11 मार्च 2002 विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने संसद से बहिर्गमन किया।
बहिर्गमन होता है बेटा बायकॉट। इस मुद्दे पर संसद में 2 दिनों तक गर्मा गर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। पूरे विपक्ष के द्वारा विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्तावों को वापस लेना पड़ा। 22 फरवरी 1983 एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित कर दे तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूह के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। यह समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्या है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक संरचनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों तथा देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पूर्ण विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। तो संसद के प्यारे बच्चों, संसद हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। इसमें जो ऊपरी सदन है इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं हम। तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्यों की विधानसभा को सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। द्विसदन दूसरा सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे मिलेगा हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की
संख्या निर्धारित की गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, 1998.12 लाख यानी कि 19,98,12,000 जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.1 जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो उन्हें बेटा दोबारा से निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती, अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया कि राज्यसभा राज्यों से भेजे गए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती है। प्यारे बच्चों, इसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के लिए जो सदस्यों को चुनते हैं और प्रत्येक राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश हमारा सब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, अतः इसकी राज्यसभा में सबसे अधिक 31 सीटें हैं। और जहाँ तक सिक्किम का सवाल है, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला हमारा राज्य है, जिसकी आबादी मात्र 6 लाख है। तो यहाँ पे सिक्किम का जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सिक्किम को केवल 1 ही सीट दी गई है। प्यारे बच्चों, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बेटा राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो हम कह सकते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता। अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। प्यारे बच्चों, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा के चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का वैल्यू दूसरे व्यक्ति के मत के वैल्यू के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके तो अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संसद क्या करती है, यानी संसद के कार्य और संसद की शक्तियाँ। विधायिका के क्या कार्य है? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक
अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की सूची बनाएं। विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय चुनाव को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। कानून को विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं। कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वित्तीय कार्य। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। इसको बेटा हम बजट बोलते हैं। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से कराती है। प्रतिनिधित्व। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। और संसद बहस का मंच। तो प्यारे बच्चों, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक हर मुद्दे को विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन पर सरकार के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती हैं। यह भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में महाअभियोग न्यायाधीश या जज पर महाअभियोग चलाया जाता है और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए संसद में उसको 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। यह महाभियोग जो है यह कभी भी साधारण बहुमत से पास नहीं होता। राज्यसभा की शक्तियाँ। ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे दोनों चार्टों को ध्यान से देखें। इनमें एक में लोकसभा, दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। लोकसभा की शक्तियाँ संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है, कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है,
प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है और समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट पर विचार करती है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। असामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यह सदन को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ। आप जानते हैं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों या शक्तियों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्र हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। कुछ शक्तियां ऐसी है जिसका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यह राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने का शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। संसद कानून कैसे बनाती हैं? तो प्यारे बच्चों, हमें पता है संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता की भलाई के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए वह एक यहाँ पर संसद में एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई प्रकार के हो सकते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक प्रस्तुत करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों में होकर पारित होता है, आइए उसे देखें। सबसे पहले विधेयकों के प्रकार। सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है बेटा जिसको सरकार के मंत्री द्वारा जिस विधेयक को
सरकार के मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं बेटा। और जो किसी साधारण सदस्य के द्वारा लोकसभा में जो लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे हम निजी विधेयक कहते हैं। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या आवश्यकता है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव बना सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और कितना विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। खास तौर पर आज के गठबंधन सरकार के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों के लिए विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा, जिसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भागीदारी भी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद ही उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में लगभग सभी सदस्य दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी यह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। जैसा आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए उसके दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब किसी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार, आपका पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक